गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। बेटा, आरो भाग एक में हम घर की याद नामक कविता कर रहे थे, जिसमें हमने पढ़ लिया था कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है वह जेल में बंद है और जेल में रहते हुए वह अपने घर को याद कर रहे हैं, यानी कि उन्हें अपने परिवार की, घर की बहुत ज़्यादा याद सता रही है। वह वहाँ पर रहते हुए अपनी बहन को, अपने भाइयों को और अपने माता पिता को याद कर रहे हैं। माँ के बारे में भी कवि बताते हैं कि उनकी जो माँ है वह अनपढ़ है और वह उनके द्वारा भेजे गए पत्र प्राप्त नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वह अनपढ़ है, इसलिए। फिर अगले पद में कवि ने कहा है कि उनके जो पिताजी हैं, वैसे तो वह वृद्धावस्था में जा चुके हैं, लेकिन उनको देखकर नहीं लगता कि वे इतने बूढ़े हैं, क्योंकि वो हमेशा ही क्या करते हैं, बराबर मतलब कि आगे रहते हैं हर चीज़ में। उनके अंदर वीरता और साहस, जोश कूट कूट करके भरा हुआ है। उनके इस वीरता और जोश को देखकर भी ऐसा नहीं लगता कि वो अभी बूढ़े हो चुके हैं। आज आगे उनके बारे में पढ़ेंगे। इसमें अगले पद में कवि कहता है कि आज गीता पाठ करके, यानी कि उनके जो पिताजी हैं वो नियम के अनुसार उठ करके गीता का पाठ करते हैं, यानी कि आज के बारे में बता रहे हैं, आज के दिन की शुरुआत के बारे में बता रहे हैं कि उनके जो पिताजी हैं वो सवेरे उठ करके क्या करते होंगे, गीता का पाठ किया होगा दंड 260 करके, और फिर क्या करते हैं, दंड यानी कि दंड बैठक। उसके बाद वो कसरत करते हैं और 200 दंड बैठक वो निकालते होंगे, तथा खूब मुदगर हिला लेकर, मुदगर लेकर के उन्हें घुमाया होगा मूठ उनकी मिला लेकर, और क्या किया होगा, कड़ा व्यायाम किया होगा। यानी कि भवानी प्रसाद जी यही कहते हैं कि उनके पिताजी नियम के अनुसार प्रातः उठ करके गीता का पाठ किया होगा और फिर 200 दंड बैठक निकाले होंगे, तथा हाथ में खूब क्या किया होगा, मुद्गल लेकर उन्हें घुमाया होगा और उन्होंने उसका कड़ा व्यायाम किया होगा। अब आगे बताते हैं, जब कि नीचे आए होंगे नैन जल से छाए होंगे। अब कवि कहता है कि व्यायाम करने के बाद वे जब घर की छत से नीचे उतरे होंगे, जब कि नीचे आए होंगे मतलब कि वह ऊपर बैठ करके ये सारे काम कर रहे थे, और जब वह छत से नीचे उतरे होंगे तो क्या कर रहे थे, जबकि नीचे आए होंगे, जब वो व्यायाम करके घर की छत से नीचे उतर कर आए होंगे, नैन जल से छाए होंगे, तो उन्हें मुझे याद करके उनकी आँखों में आंसू आए होंगे। तो यहाँ पर कवि यही कहना चाह रहा है कि जब वह नीचे आए होंगे तो उन्होंने मुझे बहुत याद किया होगा, और उनके जो नैन है वो आँखों में आंसू भर लाए होंगे। हाय पानी गिर रहा है, घर नज़र में तिर रहा है। अब वो कह रहा है, कवि कहता है कि जैसे जैसे पानी गिरता जा रहा है, वर्षा होती जा रही है, वैसे वैसे कवि को अपना घर अपनी नज़रों के सामने तिरता हुआ सा नज़र आ रहा है। आगे कवि कहता है, 4 भाई 4 बहनें। अब यहाँ पर कवि ने कहा है कि हमारे 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई प्यार बहनें, जो भाई है वो एक शक्तिशाली भुजाओं के समान है और बहनें क्या है, प्यार है। यानी कि उन्होंने कहा है कि जब भी अपने भाई बहनों ने मुझे
बहुत याद किया है और वो कह रहे हैं कि वो एक भाई की तरह एक भुजा का काम करते हैं और उनकी जो बहनें हैं वो उनके लिए प्यार है। खेलते या खड़े होंगे नज़र उनको पड़े होंगे। अब वो कहते हैं कि खेलते हुए और मतलब कि जैसे ही उन्हें अपने 4 बच्चे आंगन में खड़े हुए दिखाई दिए होंगे और वे आपस में खेल रहे होंगे। यानी कि इन पंक्तियों के अंदर बेटा कवि यही बताना चाह रहा है कि जब उनके पिताजी नीचे आते हैं तो उनकी आँखों में क्या आ जाते हैं, आंसू आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि जब वो अपने आंगन में मेरे और 4 भाइयों को और चारों बहनों को खड़े होंगे देखते होंगे और आपस में खेलते हुए देखते होंगे तो वो क्या हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएंगे। पिताजी जिनको बुढ़ापा एक क्षण भी नहीं व्यापा। अब कवि कहते हैं कि उनके पिताजी वैसे तो बूढ़े हो चुके हैं लेकिन उन्हें अभी तक बुढ़ापा व्याप्त नहीं हुआ है। यानी कि उनको देख करके ऐसा नहीं लगता कि उन्हें कुछ क्षण के लिए भी बुढ़ापा आया हो। रो पड़े होंगे बराबर 5वें का नाम लेकर। अब कवि यहाँ पर कहते हैं कि वो अपने 5वें बेटे कौन है यहाँ पर, भवानी प्रसाद मिश्र। तो यहाँ पर कवि कहता है कि वो अपने 5वें बेटे को लेकर के, यानी कि जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो उनका 5वां बेटा है। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि वो अपने 5वें पुत्र को याद करके रो पड़े होंगे क्योंकि जब बाकी अपने 4 बेटों और 4 बेटियों को वो अपने सामने आंगन में देखते हैं तो उनके जो नैन है वो आंसू से भर जाते हैं और उस समय वह अपने 5वें बेटे यानी कि भवानी प्रसाद मिश्र को याद करके रो पड़े होंगे। अब आगे है बेटा, इसमें कवि कहना है कि 5वां मैं हूँ अभागा। अब इन पंक्तियों के अंदर जो भवानी प्रसाद मिश्र किस के बारे में कह रहा है कि 5वां कौन है, 5वां मैं हूँ अभागा। यानी कि कवि अपने बारे में कहता है कि मैं उनका जो 5वां बेटा हूँ वह बहुत ही भाग्यशाली नहीं हूँ, यानी कि भाग्यहीन हूँ। और क्या बताया है, जिसे सोने पर सुहागा, यानी कि जिसे उनके जो पिताजी है सोने पर सुहागा मानते थे। यानी कि कहने का मतलब है कि कवि के जो 4 भाई थे उनको तो उनके पिताजी सोना मानते थे और मुझे उन चारों के ऊपर सोने पे सुहागा मानते थे। पिताजी कहते रहे हैं प्यार में बहते रहे हैं। अब कवि कहता है कि यही पंक्तियाँ वो कहते रहते हैं और क्या करेंगे, प्यार में बहते रहते हैं। यानी कि ये सारी बातें, कौन सी सारी बातें बेटा, कि उनके जो 4 पुत्र हैं वो तो उनके लिए सोना है और जो 5वां पुत्र यानी कि कवि भवानी प्रसाद मिश्र जो है वो उन चारों सोने के ऊपर सुहागा है। ये बात उनके पिताजी कहते रहते हैं और उनके प्यार में बहते रहते हैं, यानी कि दुखी होते रहते हैं। क्योंकि वो इसलिए ऐसा कहते थे क्योंकि जो कवि था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्यारा पुत्र था, यानी कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। आज उनके स्वर्ण बेटे लगे होंगे उन्हें हेठे। अब कवि कहता है कि आज उनके जो 4 बेटे थे यानी कि जो स्वर्ण बेटे थे, उनके जो चारों बेटे थे सोने के समान बेटे थे, लगे होंगे उन्हें हेठे। आज उन्हें क्या लगे होंगे, हेठे लगे होंगे। यानी कि उन्होंने बताया है कि वो उनके जो 4 पुत्र थे वो उन्हें क्या मानता है, अभागा मानता है, यानी कि गौण लगे होंगे। गौण का मतलब एक अलग से हट करके, वो उन्हें अलग ही प्रतीत हो रहे थे। अब कहता है क्योंकि मैं उन पर सुहागा बंधा बैठा हूँ अभागा। अब कवि कहता है क्योंकि मैं सोने पर सुहागा कहे जाने वाला पुत्र, अर्थात जो भवानी प्रसाद मिश्र है वो अपने आप को भाग्यहीन बना करके कहते हैं क्योंकि जो वो है वो क्या है, आज कारावार में
बंद है बेटा, कारावास में बंद है, ये सोच करके मेरे पिताजी बहुत दुखी हुए होंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आज उनके जो स्वर्ण के समान बेटे थे, आज उन्हें गुण लग रहे थे, क्योंकि उनका जो सबसे प्रिय पुत्र यानी कि जो सोने पर सुहागा भवानी प्रसाद मित्र है, वह अपने आप को भाग्यहीन समझ रहा है और आज वह कहाँ पर बंद है बेटा, कारावास में बंद है। तो यहाँ पर एक पिता का अपने पुत्र के प्रति क्या व्यक्त किया गया बेटा, आभार व्यक्त किया गया है। कहा गया है कि वह उनके जो पिताजी थे वो उनसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करते थे, और यही सोच सोच करके जो भवानी प्रसाद मिश्र थे वो बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। अब आगे उन्होंने बताया है, और माँ ने कहा होगा दुख कितना बहा होगा। अब कवि कहता है कि जब मेरे पिता मुझे याद करके रो पड़े होंगे तो मेरी माँ ने भी उनसे कुछ कहा होगा। दुख कितना बड़ा होगा, आँख में किस लिए पानी, वहाँ अच्छा है भवानी। और यही बात जब वो अपने बेटे के लिए कहती है तो उन्हें कितना ज़्यादा दुख हुआ होगा। कौन सी बात, आँख में किस लिए पानी, यानी कि मेरी माँ अब मेरे पिताजी से कहती है कि तुम्हारी आँखों में किस लिए पानी है, वहाँ अच्छा है भवानी, क्योंकि हमारा जो पुत्र भवानी प्रसाद है वह जेल में बहुत अच्छा है। यानी कि जो कवि की माँ है वह उसके पिता को समझाते हुए कहती है कि तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो, किस लिए तुम्हारी आंखों में पानी आ रहा है, क्योंकि हमारा जो पुत्र भवानी है वह अच्छा ही होगा, उसे वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, सो ठीक ही है, यह तुम्हारी लीक ही है। फिर आगे उसकी माँ उसे क्या समझाती है, वह कहती है कि वह तुम्हारा दुख समझ करके, यानी कि तुम्हारा मन समझ करके, तुम्हें समझा करके क्या करती है, और अपनापन समझ करके और परिवार के प्रति अपनापन समझ कर ही वह जेल गया होगा, सो ठीक ही है, ऐसा करना उसके लिए ठीक ही है, उचित ही है। यह तुम्हारी लीक ही है, क्योंकि यह तुम्हारी परंपरा है, यानी कि तुम्हारे द्वारा ही ऐसा समझाने पर, ऐसी शिक्षा दिए जाने का ही परिणाम है। अपना समझकर ही वह अपना परिवार, इस देश को अपना परिवार समझकर ही, अपनापन समझकर ही वह जेल गया होगा, उसके लिए वह सब ठीक था, क्योंकि यह तुम्हारी दी हुई परंपरा ही है, लीक ही है। कहने का भाव यही है कि हम स्वयं को देश पर बलिदान करते आए हैं और भवानी भी इसी परंपरा का निर्वाह कर रहा है, उसे अच्छे से निभा रहा है, उसको लेकर के आप दुखी मत होइए। ये सारी की सारी बातें बेटा कवि की माँ उसके पिताजी को समझा रही है। वह तुम्हारा मन समझकर और अपनापन समझकर गया है, यानी कि यही कहना चाह रही है कि ये सारी चीज़ें वह तुम्हारा मन रखने के लिए, तुम्हारे द्वारा समझाने पर और अपना समझ कर ही उन्होंने यह सारी परंपरा को निभाया है। अब आगे कवि क्या कहता है, पाव जो पीछे हटाता, कोख को मेरी लजाता। अब अगली पंक्तियों में कवि की माँ उससे कहती है कि पाव जो पीछे हटाता, अगर इस काम को करने के लिए मेरा बेटा भवानी यदि कारावास जाने से डर जाता, पीछे हट जाता, तो वह निश्चय ही मेरी कोख को अपमानित करता। इस तरह हो न कच्चे, रो पड़ेंगे और बच्चे। तब वह उसके पिताजी से कहती है कि तुम इस तरह से कमज़ोर मत पड़ो, पीछे मत हटो, क्योंकि अगर तुम इस तरह से धैर्य खो दोगे, कमज़ोर पड़ जाओगे, तो तुम्हें देखकर भी और जो बच्चे हैं घर के वो भी रो पड़ेंगे। यानी कि कहने का भाव यही है बेटा कि उनके पिताजी भीतर ही भीतर सारा दुख पी लिया होगा और मैं कहाँ से रो रहा हूँ। यानी कि माँ की सारी बातें सुन करके पिताजी ने अपना दुख दर्द अंदर ही संभाल लिया, उन्होंने किसी भी प्रकार की कोई भाप उनके सामने नहीं निकाली और कह रहा था
कि मैं कभी भी धैर्य नहीं खोता। तो कहने का भाव यही है कि कवि का पिता उसकी माँ से अपने आंसुओं को छिपाने का प्रयास कर रहा था। तो बेटा आज की कविता में इतना ही, बाकी का हम कल करेंगे।